हेलो स्टूडेंट, हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। थर्मोडायनेमिक्स के पिछले लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस यानी रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हीट और वर्क के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हीट और वर्क के बारे में मैंने ये बताया था कि हीट और वर्क जो है वो बाउंड्री फंक्शन है, यानी कि हीट और वर्क दोनों ही सिस्टम की बाउंड्री पे क्रिएट होते हैं। जैसे कि सिस्टम अगर सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब करे या फिर इमिट करे तो बाउंड्री के थ्रू करेगा, या फिर जब भी सिस्टम सराउंडिंग पे वर्क करे या सराउंडिंग सिस्टम पे वर्क करे तो बाउंड्री के थ्रू वर्क होगा। यानी कि दोनों ही क्या एक तरह से बाउंड्री फंक्शन है, या फिर कह सकते हैं वर्क और हीट दोनों ही बाउंड्री पे क्रिएट होते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था कि हीट जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी एक्सचेंज होता है वो हमेशा हीट की फॉर्म में होता है, जबकि वर्क किसी भी फोर्स या प्रेशर के अगेंस्ट होता है। ठीक है, वर्क और हीट दोनों ही क्या एक तरह से पाथ फंक्शन है। पाथ फंक्शन है यानी कि ये सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करने के बजाय एक स्टेट से दूसरी स्टेट किस प्रोसेस या किस पाथ के थ्रू अचीव हुई है उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो वर्क और हीट दोनों का ही जो डिफरेंशियल होता है वो इनएग्जैक्ट होता है, और इनका जो साइक्लिक इंटीग्रेशन है यानी वर्क और हीट का साइक्लिक इंटीग्रेशन है वो भी क्या है, उसका मान भी 0 नहीं होता। इसके अलावा मैंने बताया कि ये जो वर्क और हीट है वो एल्जेब्रिक क्वांटिटी है, यानी कि वर्क और हीट दोनों को ही हम पॉजिटिव फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और नेगेटिव फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कि जैसे कि एक्सपेंशन वर्क हो रहा है, अगर एक्सपेंशन वर्क हो रहा है तो हम वर्क को नेगेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर वर्क कंप्रेशन वर्क हो रहा है तो वर्क को पॉजिटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से हीट के लिए अगर कहूं तो अगर सिस्टम सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब कर रहा है तो हीट को पॉजिटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर सिस्टम जो है वो सराउंडिंग में हीट इमिट कर रहा है तो हम हीट को नेगेटिव फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये सब मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। आज मैं बात करती हूँ वर्क की और एक्सपेंशन वर्क की। वर्क किसी भी फोर्स या प्रेशर के अगेंस्ट होता है। ठीक है, वर्क जो होता है वो 2 फैक्टर का प्रोडक्ट होता है, यानी वर्क जो है वो 2 फैक्टर, इंटेंसिटी फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर का प्रोडक्ट होता है। इंटेंसिटी फैक्टर का क्या मतलब है? इंटेंसिटी फैक्टर का मतलब यह है कि जिस फोर्स या प्रेशर के अगेंस्ट वर्क हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? इंटेंसिटी फैक्टर। ठीक है, और वर्क के होने से उस सिस्टम में जो भी चेंज आया है उसे हम क्या कहेंगे? कैपेसिटी फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैकेनिकल वर्क है, W इक्वल टू होता है F इंटू dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें जो फोर्स है जिसके अगेंस्ट वर्क होगा वो क्या है? इंटेंसिटी फैक्टर है, और वर्क के होने से सिस्टम में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो क्या है? कैपेसिटी फैक्टर है। इसी तरह से जैसे कि एक्सपेंशन वर्क की बात करूं, W इक्वल टू माइनस पी डेल वी, तो इसमें जो प्रेशर है ये प्रेशर क्या है? प्रेशर जिसके अगेंस्ट वर्क हुआ है, यानी कि प्रेशर यहाँ क्या है? इंटेंसिटी फैक्टर है, और वर्क के होने से सिस्टम में क्या चेंज आया है? वॉल्यूम में चेंज आया है, तो वॉल्यूम चेंज क्या है यहाँ पे? कैपेसिटी फैक्टर है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कोई भी जो वर्क होता है, एनी वर्क, कोई भी वर्क जो होता है वो 2 फैक्टर का प्रोडक्ट होता है, इंटेंसिटी फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर। अब हम बात करते हैं वर्क ऑफ एक्सपेंशन। यहां मैं रिवर्सिबल एक्सपेंशन कराऊंगी तो हम कह सकते हैं रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क। रिवर्सिबल एक्सपेंशन, देखिए एक्सपेंशन वर्क को हम सिर्फ गैसीय स्टेट के लिए याद करते हैं, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड स्टेट में ऑलमोस्ट हम वॉल्यूम को कांस्टेंट मानते हैं, या फिर कहें कि सॉलिड और लिक्विड स्टेट में वॉल्यूम में बहुत ही कम चेंज आता है, इसलिए जो एक्सपेंशन वर्क निकालेंगे उसका वैल्यू बहुत ही कम आएगा, इसलिए हम गैसीय स्टेट में ही एक्सपेंशन वर्क याद करते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक सिलेंडर है,
एक सिलेंडर है जिसपे जिसपे वेटलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, और इस गैस में n मोल आइडियल गैस भरी हुई है जिसका प्रेशर P है, ठीक है। तो इस गैस के प्रेशर की वजह से पिस्टन ऊपर की ओर एक्सटेंड होगा, ठीक है, ऊपर की ओर खिसकेगा। तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन अटेन करने के लिए इस पिस्टन पे कोई न कोई फोर्स काम करेगा। मान लीजिए वो फोर्स क्या है, F है, और इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, A है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में, इक्विलिब्रियम की पोजीशन का मतलब है पिस्टन ना तो ऊपर की ओर खिसक रहा है ना ही नीचे की ओर खिसक रहा है, क्योंकि जो गैस का प्रेशर है और जो एक्सटर्नल प्रेशर है यानी बाहर से जो प्रेशर लग रहा है पिस्टन पे वो, और जो गैस का प्रेशर है P वो क्या है, आपस में इक्वल है। इसे हम क्या कह रहे हैं, इक्विलिब्रियम की पोजीशन। इक्विलिब्रियम की पोजीशन में लगने वाला अपोजिंग फोर्स क्या होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में लगने वाला अपोजिंग फोर्स F इजिकल टू होगा P इंटू ए, ठीक है, यानी अपोजिंग प्रेशर इंटू एरिया। अपोजिंग प्रेशर P मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अपोजिंग प्रेशर जो है वो गैस के प्रेशर P के क्या है, इक्वल है। तो मैंने लिखा है F इजिकल टू P इंटू ए, अपोजिंग प्रेशर इंटू एरिया। अब मैंने क्या किया कि गैस के प्रेशर को dP इंक्रीज कर दिया। जब गैस का प्रेशर जो पहले P था वो इंक्रीज हो गया, dP इंक्रीज हो गया, तो हम ये कहेंगे कि जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो गैस के प्रेशर से क्या हो गया, dP कम हो गया। एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, अब P माइनस dP होगा, क्योंकि पहले तो गैस का प्रेशर और जो एक्सटर्नल प्रेशर था या फिर कह सकते हैं जो अपोजिंग प्रेशर था वो क्या थे, इक्वल थे। जैसे मैं कह रही थी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। अभी मैंने क्या किया, गैस के प्रेशर को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, dP इंक्रीज कर दिया। तो गैस का प्रेशर जब dP इंक्रीज हो गया तो जो बाहर प्रेशर है यानी जो अपोजिंग प्रेशर है उसका मान गैस के प्रेशर की तुलना में dP क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो गैस के प्रेशर की वजह से, क्योंकि गैस का प्रेशर ज्यादा है, तो गैस के प्रेशर की वजह से पिस्टन क्या होगा, ऊपर की ओर खिसकेगा। मान लीजिए इस पिस्टन यहां से यहां आ गया तो डीएल डिस्प्लेसमेंट हुआ, पिस्टन के ऊपर की ओर खिसकने से डीएल डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इस डीएल डिस्प्लेसमेंट को करने के लिए पिस्टन पे जो वर्क किया गया, जो अनंत सूक्ष्म वर्क हुआ, क्योंकि मैंने ये जो प्रेशर है वो माइनर इंक्रीज किया है। तो अगर थोड़ा सा ही प्रेशर में गैस का प्रेशर इंक्रीज करूंगी एक्सटर्नल प्रेशर की कंपेयर में, तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो जो वर्क डन होगा, जो अनंत सूक्ष्म वर्क होगा, dW इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अपोजिंग फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया होता है। प्रेशर जब वर्क हुआ उस कंडीशन में प्रेशर कितना है, P माइनस dP। तो P माइनस dP इंटू एरिया, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या, प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर क्या है वर्क के टाइम, P माइनस dP है, इंटू एरिया इंटू क्या आ जाएगी, dl। dW इक्वल टू लिखेंगे P dl को ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए और a को ब्रैकेट से बाहर रखेंगे, तो dl P dl माइनस dP dl a। देखिए dP और dl जो होते हैं इनकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, यानी अपन ने प्रेशर में माइनर चेंज किया है तो डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ा सा हुआ है, तो इनका प्रोडक्ट की वैल्यू भी क्या आएगी, बहुत ही कम आएगी। तो इसलिए इस वैल्यू को हम क्या मान सकते हैं, नेग्लेजिबल मान सकते हैं। तो dW इक्वल टू होगा P dl
P इंटू डी एल इंटू ए, ये नेग्लेजिबल हो गई वैल्यू। डी डब्ल्यू इक्वल टू, देखिए एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डीवी होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा पी डीवी। ठीक है, डी डब्ल्यू ये लिटिल वर्क निकला है, यानी बहुत ही अत्यंत सूक्ष्म वर्क निकला है। अगर हम कंप्लीट वर्क निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू पी डी वी, V1 से V2। ठीक है, तो W इक्वल टू होगा V1 से V2 P डी। देखिए अब यहां हम लोग एक्सपेंशन वर्क की बात कर रहे हैं, तो एक्सपेंशन वर्क लिखेंगे तो W इक्वल टू होगा माइनस, क्योंकि एक्सपेंशन वर्क जब भी लिखते हैं तो हम नेगेटिव साइन की फॉर्म में लिखते हैं, तो माइनस V1 V2 P डी। अगर पॉजिटिव साइन लिखेंगे तो वो क्या होगा, कंप्रेशन वर्क होगा। तो W एक्सपेंशन इज इक्वल टू माइनस, लिमिट है V1 से V2 P डी। अब मैं कंडीशन अप्लाई करती हूं। कंडीशन फर्स्ट, मान लीजिए ये जो प्रेशर है, अपोजिंग प्रेशर है, वो कांस्टेंट है। अपोजिंग प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। अपोजिंग प्रेशर कांस्टेंट है तो W इक्वल टू होगा माइनस, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, V1 V2 dV, तो W इज इक्वल टू होगा माइनस P V2 माइनस V1, या फिर लिख सकते हैं W इक्वल टू होगा माइनस P डेल V। एक्सपेंशन वर्क चल रहा है, ठीक है। कंडीशन सेकंड, P इक्वल टू 0, यानी जब अपोजिंग फोर्स, प्रतिरोधी अपोजिंग प्रेशर जो है उसका मान क्या हो, 0, यानी जो प्रतिरोधी दाब है उसका मान 0 हो। तो जब देखिए पिस्टन के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा है और अंदर से पिस्टन पे क्या लग रहा है, गैस का प्रेशर लग रहा है, तो गैस क्या होगी, फ्रीली एक्सपेंड होगी। ठीक है, तो जब फ्रीली एक्सपेंड होगी तो उस कंडीशन में वर्क डन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। यानी कि जब भी फ्री एक्सपेंशन होता है तो वर्क डन हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो P इक्वल टू 0 है तो W इक्वल टू क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये 0 है तो ये होल वैल्यू क्या होगी, 0 आ गई। इसको हम कहते हैं फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन क्यों हुआ, क्योंकि जो अपोजिंग प्रेशर है पिस्टन पे बाहर की तरफ से जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है, 0 है। तो गैस के प्रेशर की वजह से पिस्टन जो होगा वो तेजी से एक्सपेंड होगा, तो इस कंडीशन में वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। कंडीशन थर्ड, dV इक्वल टू 0, यानी वॉल्यूम चेंज क्या है, 0, तो उस कंडीशन में भी वर्क क्या होगा, 0 होगा। कंडीशन 4, इफ प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर वेरिएबल्स, यानी प्रेशर और वॉल्यूम, जब प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही वेरिएबल हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए आइडियल गैस इक्वेशन इक्वल टू होते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो P इक्वल टू होगा एनआरटी अपॉन V। ठीक है, तो अभी हमने जो वर्क की इक्वेशन लिखी थी W इक्वल टू लिखा था माइनस P dV, लिमिट थी V1 से V2। अब इस इक्वेशन में प्रेशर के वैल्यू पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ P इन अबव इक्वेशन, तो आएगा W इक्वल टू
माइनस V1 से V2, P का वैल्यू है nRT V और dV। ठीक है, P की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, nRT V dV। एट कांस्टेंट टेम्परेचर देखिए, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ तो गैस कांस्टेंट का मान भी फिक्स हो गया, वो भी कांस्टेंट हो गया, और नंबर ऑफ मोल तो वैसे ही कांस्टेंट है क्योंकि हमने नंबर ऑफ मोल्स की संख्या क्या ली है, फिक्स ली है। तो क्या होगा, ये जो nRT होगा वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट और मोल भी कांस्टेंट। तो W इज इक्वल टू माइनस nRT V1 से V2 V अपॉन dV। ठीक है, W इक्वल टू होगा माइनस nRT, देखिए सॉरी dV अपॉन V। देखिए 1 अपॉन x और dx, इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं तो क्या मिलता है अपने को, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन आता है ln x, लिमिट आएगी x1 से x2, यानी ln x2 माइनस ln x1, या फिर लिख सकते हैं ln x2 बाई x1। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस nRT ln V2 बाई V1। तो ये क्या निकल के आ रहा है, अपना एक्सपेंशन वर्क निकल रहा है। हमने क्या किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया है, तो ये क्या हो गया, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो गया। तो ये जो एक्सपेंशन वर्क है और एक्सपेंशन वर्क है और हम कहें कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क है, तो ये जो एक्सपेंशन रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क जो होता है वो मैक्सिमम वर्क होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं W रिवर्सिबल, W एक्सपेंशन, या फिर कहें W मैक्सिमम, यानी आइसोथर्मल कंडीशन में अगर हम लोग रिवर्सिबल एक्सपेंशन करवा रहे हैं तो जो एक्सपेंशन वर्क आएगा, या फिर कह सकते हैं जो रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क आएगा वो ही क्या होगा, मैक्सिमम वर्क होगा। ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, माइनस nRT ln V2 बाई V1। ठीक है, अगर इस इक्वेशन को हम प्रेशर के टर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम जानते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर P1 V1 इक्वल टू क्या होता है, P2 V2। तो V2 अपॉन V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P2। तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, W मैक्स या W रिवर्सिबल या W एक्सपेंशन वर्क इक्वल टू माइनस nRT ln P1 अपॉन P2, या नेगेटिव साइन को आप रिमूव करना चाहें तो इसको रिवर्स कर दीजिए, nRT ln P2 अपॉन क्या आ जाएगा, P1। ठीक है, तो ये जो रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क होता है यही क्या होता है, मैक्सिमम वर्क होता है। तो इसके लिए अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, देखिए एक्सपेंशन वर्क को ही दाब आयतन वर्क कहा जाता है। ठीक है, दाब आयतनकारी कहा जाता है। तो इस रिवर्सिबल एक्सपेंशन वर्क के लिए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो इस तरह का प्लॉट आएगा, प्रेशर वॉल्यूम। ठीक है, स्टार्टिंग में मान लीजिए गैस का वॉल्यूम जो था वो V1 था, ठीक है, और प्रेशर क्या था, P1 था। हमने गैस को एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करेंगे, देखिए गैस का जब एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम तो क्या होगा, धीरे धीरे वॉल्यूम तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, इस तरह से। पहले P1 V1 प्रेशर और वॉल्यूम, तो बाद में क्या P2 V2, ये V2। यानी कि जैसे भी हमने गैस को एक्सपेंड किया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया और प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। वर्क डन क्या हो जाएगा, ये वाला जो है वो मैक्सिमम वर्क है, यानी रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में मैक्सिमम वर्क होता है। ठीक है।